2002 के अंदर निफ्टी 40% तक गिर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड खत्म हो गया था। और उस समय पे जो मेगा ट्रेंड चल रहा था, जिसने भी उसको राइड किया उसने जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करी थी। और 2026 के अंदर भी एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, वाटर प्यूरिफायर, रिसाइकल, ये कुछ ऐसे मेगा ट्रेंड है जो कि इंडियन मार्केट के अंदर चल रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो कंपनीज हैं जो कि उस समय पे स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी हुआ करती थी और लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल था वो काफी स्ट्रांग था। इसके साथ साथ ये मेगा ट्रेंड के हिस्से थे, मतलब जिस ट्रेंड के अंदर ये काम कर रही थी, जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही थी, उस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी टेलविंड थी। और इस वीडियो के अंदर भी हम 5 ऐसे हिडन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बड़े मेगा ट्रेंड का हिस्सा है। और इन मेगा ट्रेंड के ऊपर मैंने 7 दिन की रिसर्च करी है। पब्लिकली अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहां पर ऐड करा है और ये सारी रिसर्च पेपर, इंफॉर्मेशन और जो डेटा है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डाउनलोड करके देख सकते हो। बहुत मेहनत करके ये डेटा मैंने बनाया है। और अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। अब जो इंडिया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे कि एआई आपको देखने को मिलेगा, डेटा सेंटर देखने को मिलेगा, 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, एंटरप्राइज लेवल के क्लाउड कंप्यूटिंग आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। और ये सारी की सारी चीजें डेवलप हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और डेटा सेंटर भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहीं पे ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो डेटा सेंटर का जो मार्केट कैप 2025 में था वो $5.5 बिलियन के करीब था, मतलब 46,000 करोड़ के आसपास। और ये 2034 तक 13.11 बिलियन को क्रॉस कर सकता है, मतलब जो अग्रेसिव प्रोजेक्शन है वो हमें दिख रही है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखें तो 10.01 लेवल की कंपाउंडेड ग्रोथ यहां पर आ सकती है। और अगर हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो 2030 तक जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है वो $2.3 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा होने वाला है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, इन सब ने बोला है कि वो इंडिया के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस पूरे मेगा ट्रेंड के अंदर आज हम कहां पे हैं और हम कहां पर जा सकते हैं, इसको समझते हैं। इंडिया की जो करंट ऑपरेशन डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1.1 मेगावाट से लेकर के 1.5 गीगावाट के आसपास एस्टिमेट की जाती है। और इंडिया के अंदर पर मिलियन इंटरनेट यूज पे हमारे पास 1.2 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन जो ग्लोबल एवरेज निकल के आता है वो 5 MW पर मिलियन यूजर के आसपास है। इसका मतलब यह है कि आज के डेट के अंदर जो कैपेसिटी है वो काफी कम है, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर एक हाइपर ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर हम विटनेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक 4 गीगावाट से लेकर के 6.5 गीगावाट तक की जो एक्सपेंडिचर है वो आने की हमें उम्मीद दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, ये करेगा कौन? इसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है ये सबसे बड़ी कैटलिस्ट है। इंडिया के अंदर एआई इंडिया मिशन चल रहा है, जिसके अंदर जो सरकार है वो 10,371 करोड़ के आसपास बजट एलोकेट कर चुकी है। और इनका लक्ष्य ये है कि जो जीपीयू है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू डिप्लॉय किया जाए, जहां पर 2026 के अंदर 1 लाख जीपीयूज तक का जो स्केल है वो हो सकता है। अब हमने मोटा मोटा जान लिया कि ये मेगा ट्रेंड कौन सा है। इसको और डिटेल में जानना है तो रिसर्च रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना, पूरा इंग्लिश के अंदर मैंने बनाया हुआ है ताकि कोई भी पढ़ करके आसान भाषा में समझ सके। अब जानते हैं इसके अंदर सबसे पहली कंपनी को। जो हमारी सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है इंटररैक बिल्डिंग सॉल्यूशन। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल बैकबोन है डेटा सेंटर की। अब देखो, डेटा सेंटर के अंदर हाइपर स्केल फैसिलिटी चाहिए होती है, आईटी पार्क चाहिए होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग चाहिए होती है। और जो बिल्डिंग्स बनती है, जैसे आपने आसपास देखी होगी ना कन्वेंशनल बिल्डिंग की, भाई बड़े बड़े टावर लगा दी, ये वैसी नहीं बनती। इसको बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनी आती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फैसिलिटीज बनाई जाती है इसके अंदर हाई डेंसिटी सर्वर रैक होते हैं, मैसिव कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होते हैं जिसको हम CDUS कहते हैं, जहां पर हैवी बैकअप इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का इमेंस वजन उठाने के लिए लोड बेरिंग कैपेसिटी बनाई जाती है। यहाँ पे प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग्स होती है जो कि हैवी स्ट्रक्चर को क्रिटिकल तरीके से संभालती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE 22.2 के आसपास है। वहीं पे अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है और जो बॉटम लाइन है वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट की तरीके से ग्रो होता दिख रहा है। अगर हम सिर्फ टॉप लाइन की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर
18% से जो टॉप लाइन है वो ग्रो करते हुए दिखी है। अब देखो, जब डेटा सेंटर बना रहे थे ना, तो एक स्ट्रक्चरल इशू निकल करके आया। यहाँ पर जो थर्मल मैनेजमेंट है, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जो पाइपलाइंस है वो पिघल जाती है, और जो डेटा सेंटर्स हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। एआई एस्केलेशन जो चिप होती है, जिसको हम जीपीयू कहते हैं, वो ट्रेडिशनल सीपीयू के मुकाबले एक्सपोनेंशियली ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लेगेसी सर्वर थे, जो पहले 3 से 5 किलोवाट पे रन होते थे, जब एक रैक की पावर डेंसिटी 40 किलोवाट को क्रॉस करके 100 से 120 किलोवाट तक चली जाती है, जैसे कि लेटेस्ट एनवीडिया ब्लैकवॉल क्लस्टर में, तो पुराने जो एयर कंडीशंस होते थे, उनके जो सिस्टम है वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक पहली प्योर प्ले कंपनी है, जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड भी है। यहाँ पर इन्होंने इन्वेंट करा लिक्विड कूलिंग का। अब जो लिक्विड कूलिंग है, ये सीधा फायदा देती है ये जो पूरी हीट मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री इसके अंदर लिस्टेड कंपनीज में सबसे बड़ी है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5559 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी डेफिनेटली हाई है, 100 की पी पे कंपनी इस समय पे मिल रही है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और टॉप लाइन की, तो भाई ईयर ऑन ईयर लेवल का जो टॉप लाइन है ये लगातार आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के टॉप लाइन की बात करें तो 18% से ग्रो हो रहा है, और वहीं पे लास्ट 3 साल के बॉटम लाइन की बात करें तो वो 20% के CAGR से आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो दूसरी किसी भी कंपनी के पास नहीं है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो एरोफ्लेक्स का कोर स्ट्रक्चर है ना, वही उसका मोट है, मतलब प्रिसीजन मेटाग्लूरी फ्लूइड डायनेमिक को समझना और फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन को मास्टर करना, इसके अंदर इनका मोट है। ये कंपनी स्टील की फ्लेक्सिबल होसेस को डिजाइन करने में, मैन्युफैक्चर करने में एक हाई एंट्री बैरियर लेकर के आती है अपने बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है OEM बनाने के अंदर, जहां पे अप्रूवल चाहिए होता है कि इन प्रोडक्ट को रबर और पॉलीमर को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे वेरिएबल्स शामिल होते हैं, मतलब ये रैंडमली कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। सर्टिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट मोट है इनके पास। अब आपको यहाँ पे एआई डेटा सेंटर प्ले की बात बताता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एरोफ्लेक्स ने लीडिंग यूएस कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके पास ग्लोबली मार्केट शेयर है 20 से 25% का डेटा सेंटर कूलिंग में, उस कंपनी के साथ 5 साल का एक्सक्लूसिव इंडियन सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इस माइलस्टोन के एग्रीमेंट के तहत एरोफ्लेक्स डेटा सेंटर और हाई डेंसिटी एआई क्लस्टर के लिए लिक्विड कूलर स्किड असेंबल और फ्लेक्सिबल होसेस का नेटवर्क सप्लाई करेगा। अब जब मल्टी ईयर का ऑर्डर आया तो अब क्या होगा, जो एरोफ्लेक्स है वो अपनी इंडस्ट्री बढ़ाएगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा। आज की डेट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 2000 यूनिट्स के आसपास है, जिसको वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा करके 15,000 यूनिट पर एनम तक ले जाना चाहते हैं Q1 2027 तक। और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर ये जो कंपनी है अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास स्पेंड करने वाली है। अब देखो, कूलिंग जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा अनइंटरप्टेड जो बिजली है, पावर है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। एक डेटा के अनुसार 250 मेगावाट के मॉडर्न डेटा सेंटर को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है जितनी की एक टियर 3 शहर कंज्यूम करता है। इतनी ज्यादा इमेंस पावर की जो डिमांड है वो 24/7 और 365 डेज सपोर्ट करना है। आपको इसके लिए रोबस्ट ग्रिड सबस्टेशन, मैसिव स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और हैवी ड्यूटी स्विच गियर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर डीजल और गैस बैकअप जनरेटर भी हो, जहां पर आपको एक प्योर इंजीनियरिंग का आर्टवर्क देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक्सपेंशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी मैसिव है। और इस कंपनी का नाम है प्रिसीजन वायर इंडिया। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है 6,724 करोड़ के आसपास, स्टॉक का पी 43 के आसपास है, और अगर हम ROC और ROE देखें तो 32.9 और 22.8 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी टॉप लाइन की बात करें तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है। यहीं पे जो बॉटम लाइन है ये भी आपको ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिख रही है। अभी जो कंपनी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको आपको और डीप रिसर्च करनी चाहिए। मैंने बहुत सारा डेटा पॉइंट उस PDF के अंदर दिया हुआ है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, फ्री है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना है, लेकिन उसको पढ़ लेना। आसान भाषा में बनाई है ताकि आपको समझ आ पाए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एनालिसिस खुद करने के बाद। तो अभी तक हमने बात करी है एआई डेटा सेंटर की, वायर की, कूलर की, थर्मल की, कंसिस्टेंट एनर्जी की, लेकिन जो डेटा सेंटर के सर्वर रैक हैं उनके अंदर जो डेटा प्रोसेस करने वाला कॉम्प्लेक्स एआई प्रोसेसर है, GPU है और हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स हैं, वो कहां बनते हैं? वो बनते हैं सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स नैनो स्केल इंजीनियरिंग प्रोसेस में। और इसी वैल्यू चेन के अंदर जो सीधी एंट्री होती है वो होती है हमारी अगली कंपनी की, जिसका नाम है ASM टेक्नोलॉजी। ये एक पब्लिकली लिस्टेड इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेमीकंडक्टर कैपेसिटी इक्विपमेंट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर ऑपरेट करती है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट
मार्केट कैप की बात करें तो 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 101 का, ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो करे तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली हाई होने ही वाली है। अगर हम बात करें टॉप लाइन की तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर जो बॉटम लाइन है वो अभी तक लॉस मेकिंग था, लेकिन 2 क्वार्टर से यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो कंपनी हाई पीई वाली है, राइट, अगर यहाँ पे थोड़े से भी रेवेन्यू खराब होते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन एक और जो मिथ है जो कि इन्वेस्टर्स के मन में रहता है कि यार पीई बहुत ज्यादा है, 100 के ऊपर है, क्या करे। देखो पीई के साथ साथ आपको ईपीएस भी देखना है कि भाई क्या ईपीएस बढ़ रहा है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो पीईजी सही है, और अगर पीईजी सही है तो पीई अपने आप में पूरी पिक्चर नहीं दिखाता, राइट, कि भाई वैल्यूएशन पी के लेवल पे तो अच्छी है लेकिन पीईजी 2 से कम है तो चीजें सही हो जाती हैं। और लॉन्ग टर्म में जब आप किसी स्मॉल कैप कंपनी को देखते हो तो वहां पे पी इतना मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो ऑल ऑफ द सडन अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकती है और पी ड्रास्टिकली कम या ज्यादा हो सकता है अगर रेवेन्यू गिरते हैं तो जो पी होता है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि भाई अगर आप 5 साल 10 साल की रैली की बात कर रहे हो और आज आपको लग रहा है कि भाई पी बहुत ज्यादा है तो कोई फायदा होता नहीं है। अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप में तो पी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पी और पीईजी, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। अगली कंपनी है L&T। इसके बारे में एक डीप एनालिसिस रिसर्च पेपर में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको जाकर के आप पढ़ सकते हो। आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिलेगी जो कि आपको नॉर्मली स्क्रीनर्स पे नहीं मिलने वाली। पूरा जो डेटा है, सोर्स है, वो सब भी मैंने वहां पर दिया हुआ है, इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, तो कोई भी पढ़ के आसानी से समझ सकता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स मैंने आज से 3 महीने पहले ही डिस्कस करे थे और इसके अंदर आपको और भी ऐसी कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि एआई डेटा सेंटर में बहुत अच्छा काम कर रही है। एक और चीज बता दूं, अभी तो आपको रैली दिख रही है ना, जब मैंने डिस्कस करना शुरू किया था तब तक रैली नहीं आई थी। वीडियो देख लेना, यकीन हो जाएगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे।